लॉजिक क्लास 9 के बच्चों, आपका आ गया मॉडल पेपर। आप लोग का बहुत दिनों से सवाल था कि सर जैक बोर्ड मॉडल पेपर 2025 कब आएगा। तो दोस्तों आज के दिन और अभी अभी आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग है सो आज सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके हिंदी सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। और क्लास 9 का है, फिर से मैं बता दूं। और समय रहते मैं कहूँगा कि जल्दी आप लोग इसको देख लो। और दोस्तों क्या कुछ इसमें दिया गया है, किस तरह के आपके क्वेश्चंस पैटर्न है, वो सब समझ लें। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इससे पहले मैं मॉडल पेपर सीरीज चला रहा था जिसमें प्रैक्टिस सेट चला रहा था। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग देख करके आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा है सो अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपना आइडिया ले लिए होंगे कि किस तरह से हम लोग को एग्जाम में करना है क्वेश्चंस को, है ना। और कितना सारा क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं, आप लोग को पता ही है। आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने हुए हैं, लगातार आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिविजन कर रहे हैं, तो आप लोग का जो है सो बेहतर तैयारी लगभग हो चुका होगा। बाकी अभी है सो अब जो 2025 का जो फाइनल मॉडल पेपर निकल के आया है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये हमारा फाइनल मॉडल पेपर है, इसको देखना है और अच्छे से अपने आप को बूस्ट कर लेना है, अपने मेंटलिटी, अपने दिमाग को, है ना, एकदम बूस्ट कर लेना है, एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैक बोर्ड एग्जाम 2025 का मॉडल पेपर प्रारूप पत्र बोल सकते हैं आ गया है। आइए देखते हैं क्या है ना। तो दोस्तों ये है आपका मॉडल पेपर का पहला पेज जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 से 25 कक्षा 9 है, विषय हिंदी है, कुल समय 1 घंटा 30 मिनट है यानी कि 1.5 घंटा है और पूर्णांक 40 यानी कि मार्क्स 40 है। सामान्य निर्देश हमने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो दोस्तों एग्जाम देने जाओगे ना तो OMR उत्तर पत्रक मिलेगा, उसको आपको सही से देख लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अपने दोस्तों परीक्षार्थी निर्देशानुसार सावधानी पूर्वक सभी विवरण जो है सो OMR उत्तर पत्रक को भरेंगे, ठीक है। और परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी जगह पर करें, ठीक है। और दोस्तों जो जहाँ पे मतलब दिया हुआ है उत्तर का जगह, जैसे ABCD 4 गोला रहेगा, आपका जहाँ आपको सही लग रहा है आप वहाँ करेंगे। कहने का मतलब आगे क्या बोल रहा है कि परीक्षार्थी जो है सो OMR उत्तर पत्रक हेतु नीले और काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। या तो ब्लू पेन आपको ले आना है या तो फिर ब्लैक पेन ले आना है, ठीक है। और वही बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखिए OMR उत्तर पत्रक हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, यानी कि आपको पेंसिल नहीं यूज करना है। आगे देख रहे हैं कि इसमें कुल जो है सो प्रश्न 40 होंगे और सभी वैकल्पिक प्रश्न होंगे, बहुविकल्प बोल सकते हैं इसको, मतलब ऑब्जेक्टिव। और इसमें क ख ग यानी कि 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन में आपको दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग तरीके का, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होने वाले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था। प्रत्येक प्रश्न की जो है सो अधिमानता जो है सो 1 अंक की होगी और गलत उत्तर का कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, है ना। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग सही करके आएँ, गलत का अगर करते भी है तो नंबर नहीं कटेगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा भवन छोड़ते समय OMR जो है सो अपने जो है सो उत्तर वीक्षक को लौटा देंगे, है ना। और अपना जो है सो एग्जाम हॉल को तभी छोड़ेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ आप लोग को जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बाकी सवाल देखते हैं। देखिए खंड का आ गया है, खंड का बोले तो सेक्शन फर्स्ट, इसमें आपका अपठित बोध मिलेगा यानी कि गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और आंसर करना है। तो मैंने कहा था कि गद्यांश पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कैसा है ना, तब गद्यांश पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं अब गद्यांश में देखते हैं भाई कि कहाँ हुआ। देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो है सो 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपको ढूंढना है, इसके अलावा नया ऑप्शन दिखेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त रॉन्ग हो गया, 5 सितंबर रॉन्ग हो गया, है ना, 10 जनवरी रॉन्ग हो गया। तो मैंने इसको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि ये सही था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 यानी कि पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले सवाल पढ़ेंगे तब पैसेज पढ़ेंगे। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? आइए अब दोस्तों आपको प्रमुख सिद्धांत वाला वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है उससे मिलता जुलता। देखिए मिल गया हमको प्रमुख सिद्धांत। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह, है ना। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था कि नहीं था? चलिए देखते हैं, कहीं दिख रहा है क्या इसमें सत्याग्रह? नहीं है इसमें सत्याग्रह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना सत्याग्रह, यानी कि अहिंसात्मक संघर्ष को ही सत्याग्रह कहा गया है। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह, ठीक है। C और D नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 2 भी हो गया। सवाल नंबर अब देखते हैं हम लोग 3 क्या है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और युद्ध और क्रांति। देखते हैं क्या था, ठीक है।
देखिए हमको मिल गया गांधी जी का जीवन जो है सो सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। सादगी और आत्मनिर्भरता, यही ऑप्शन आपको ढूंढना है दोस्तों। सादगी और आत्मनिर्भरता मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 4 क्या है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी का वर्ड आपको ढूंढना है, मिलता है कहीं देखिए, नहीं है ना। सत्य और अहिंसा के पुजारी कहीं भी नहीं लग रहा है। देखिए मिला गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना, मिल गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या था, मिलता जुलता इसका पॉइंट, है ना। क्या है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। क्यों? क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। दोस्तों ऑप्शन मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इसमें से दिमाग लगा सकते हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी इसलिए थे क्योंकि वे हिंसा का विरोध करते थे और सत्य का प्रचार किया करते थे, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, ये नहीं होगा। क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, सो दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 दोस्तों। पाँच में अच्छा, यहाँ पहले देख रहे हैं, ये भी आपका ये पद्यांश है, मतलब काव्यांश, यानी कविता की तरह है। इसको पढ़ना है और फिर इसका उत्तर निकालना है, ठीक है। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, ठीक है। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों के छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराए जो खुशियाँ बरसाए। तो देखते हैं क्या है, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों। पर्वत और नदियाँ, आदिवासियों की धरोहर, आधुनिक शहर और औद्योगिक विकास। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, है ना। संस्कृति की निशानी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आदिवासियों की धरोहर। क्वेश्चन क्या था, संस्कृति का प्रमुख आधार ना, संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों, आदिवासियों की धरोहर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 6 क्या है, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, मेहनत, फूलों, बारिश और त्योहारों। देखते हैं 6 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, है ना, यानी कि मेहनत से जुड़ा हुआ है। भूमि की जो गंध है झारखंड में वो किससे है, मेहनत से। चलिए सवाल नंबर 6 का ए हो गया। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, तकनीक की, वन्यजीवों की, पर्वत जंगल और नदियों की, और केवल नदियों की। देखिए छिपी कहानी हमने कहीं पढ़ा था जी, मिल गया। देखिए पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सो कहाँ है, ये पर्वत नदियाँ जंगल, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए सी करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है, गद्यांश में झारखंड में कौन कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है, दिवाली और होली, ये तो नहीं किया गया था, ईद और क्रिसमस ये भी नहीं किया गया था, सरहुल करम और सोहराय। जी हाँ दोस्तों, सरहुल करम और सोहराय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरहुल करम और सोहराय कहाँ, यही त्यौहार को जो सो झारखंड के जो कविता है उसमें ये वर्णन किया गया था, ठीक है। बाकी पोंगल और बैसाखी था भी नहीं। चलिए 8 का हो गया सी। अब देखते हैं 9 दोस्तों। 9 आ गया ग्रामर से। क्या है, देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष का जो है सो बोध करता हो। देवी तो स्त्री हो गई, ये नहीं होगा। बालिका स्त्री हो गई, ये भी नहीं होगा। छात्रा भी स्त्री हो गई, ये भी नहीं होगा। राजा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें से ये हो जाएगा पुल्लिंग। सवाल नंबर 10 देखते हैं, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, सूर्य, है ना। प्रत्यय, मूल शब्द, उपसर्ग और समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मूल शब्द, ठीक है। यानी कि सूर्यास्त में अस्त से पहले जुड़ा हुआ शुरू होता है मूल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो जुड़ा हुआ शब्द है वो सूर्य है, और सूर्य जो सो मूल शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो हालांकि कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि सूर्यास्त में जो है सो सूर्य जो है सो उपसर्ग के रूप में, है ना, लोग मार देंगे आंसर, लेकिन नहीं, सूर्य एक मूल शब्द के रूप में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 का आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 11।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? देखिए उपसर्ग से, पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय और कर्मठ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म जो है सो किससे बना है? आपका उपसर्ग से। ठीक है, पुनर्जन्म मतलब पुनः प्लस जन्म। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म। ठीक है, पुनः मतलब पहले से, मतलब पहले का जन्म को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है सो उपसर्ग के रूप में, यानी कि पुनर्वर्ड जो है सो पुनर जो वर्ड दिख रहा है ना, पुनर्वर्ड, ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, बाकी जन्म है सो प्रत्यय है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 12 क्या है? उन्नति का विलोम क्या है? विकास, प्रगति और अवनति और सुधार। देखिए उन्नति मतलब होता है क्या पता है? डेवलपमेंट, मतलब बोल सकते हैं प्रोग्रेस। तो उन्नति का विलोम शब्द जो हो जाएगा ना, उन्नति का मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो विकास तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची, प्रगति भी पर्यायवाची, सुधार भी पर्यायवाची, लेकिन यहाँ बोला है विलोम, यानी इसका उल्टा। उन्नति का उल्टा होता है अवनति। ठीक है, यानी कि विलोम हो जाएगा अवनति। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 का आंसर सी करेक्ट कर लेंगे आप लोग। आइए सवाल नंबर चलते हैं 13। देख रहे हैं क्या दोस्तों कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती, गगन, पर्वत और वायु। तो पर्यायवाची बोला गया है ना, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो है सो क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गगन तो होगा नहीं, वायु भी नहीं होगा और पर्वत भी नहीं होगा। सवाल नंबर चलते हैं 14। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों ने मैदान में खेला। अशुद्ध वाक्य बोल रहा है ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है और बारिश होने लगी। तो दोस्तों अशुद्ध वर्ड मतलब अशुद्ध शब्द मतलब अशुद्ध वाक्य कहने का मतलब बोल सकते हैं रॉन्ग सेंटेंस, वो है क्या? वे सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 15 क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्णति शुद्ध है? समर्पण, समर्पण और समर्पण। यानी कि दोस्तों इसमें सही वर्ड कौन सा है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समर्पण। समझ में आ गया। सवाल नंबर चलते हैं 16। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सम्मान खोना, चोट लगना, नाक में खून आना और नाक की सुंदरता खत्म होना। दोस्तों नाक कटना का मतलब समझ क्या था? सम्मान खोना। ठीक है चलिए सवाल नंबर 16 का आंसर ए कर लेंगे। आइए 17 देखते हैं क्या है कि पढ़ाई करना जरूरी है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, तो इसमें क्रिया शब्द होगा दोस्तों पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई जैसे क्रिया है, वर्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे 17 का। चलते हैं 18 देख रहे हैं क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? वह धीरे धीरे चलता और है। आपको पता है कि यहाँ पे वह चलता तो है, लेकिन इसका क्रिया जो है सो विशेषता क्या है? धीरे धीरे, मतलब वो धीरे धीरे चलता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यही इसका विशेषता हो जाएगा क्रिया का, धीरे धीरे चलना। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 19। वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है। वाक्य का प्रकार क्या है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। याद रखिएगा, प्लस हो रहा है यहाँ पे है ना, और मतलब जो होता है वो मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, जो यहाँ जुड़ रहा है वो मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य है ये। आखिरी प्रश्न है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना और दांत खराब करना। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ना क्या? ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। ठीक है, यानी कि दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, यानी कि हरा देना। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखते हैं 21, जो कि हमारा है सो ये भी गद्यांश से है, जो कि शॉर्ट गद्यांश होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, हम तो बोलेंगे कि पढ़िए नहीं, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से ये होगा कि हमें आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है हमसे, है ना, और कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और एक मैना, मेरे बचपन के दिन और दो बैलों की कथा। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको उपभोक्तावाद नजर आ गया ना, तो जी हाँ दोस्तों, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 22। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे का क्या अर्थ है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा। तो धीरे धीरे जो है ना वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यानी कि कुछ बदल तो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे है ना, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। सवाल नंबर चलते हैं 23। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता और परंपरागत मूल्यों।
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपभोक्तावाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपभोक्तावाद। यानी कि आज का जो जीवन शैली है ना, वो क्या है? उपभोक्तावाद पर आधारित है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 24। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, और आर्थिक स्थिरता के लिए, या फिर नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 हो गया। चलते हैं 25 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? घोड़ा को, गधा को, शेर को और बैल को। तो दोस्तों गधे का छोटा भाई जो है सो बैल को कहा गया। ठीक है, गधा भी ढोता है सामान और बैल भी, है ना, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर हो गया है 25 हो गया। चलते हैं 26। लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत और निबंध। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 27। क्या है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? क्या है? फर्रुखाबाद और अहमदाबाद और फरीदाबाद और हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्रुखाबाद। सवाल नंबर चलते हैं 28। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हंस, जागरण, मर्यादा और वसुधा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वसुधा। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने जो सो वसुधा पत्रक को निकाली थी। ठीक है, आइए सवाल नंबर चलते हैं 29। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत और राजेश जोशी और माखन लाल चतुर्वेदी। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी। ठीक है, आइए सवाल में चलते हैं 30। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, या फिर बारिश के पानी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ के पानी को। ठीक है, बाढ़ के पानी को ऐसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। आइए सवाल में चलते हैं 31। क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा, शंकर, रघु और प्रेमा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उमा। आइए सवाल में चलते हैं 32। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मंजुल भगत, महादेवी वर्मा और कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग। ठीक है, सवाल में चलते हैं दोस्तों 33। उससे पहले आपको पढ़ना होगा ये पद्यांश। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश में के कवि जो है सो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसके जो है ना, इस काव्यांश के जो है सो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, चलिए सवाल में चलते हैं 34। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? प्रकृति की विविधता, फूलों की महक, फूलों का आकार और फूलों की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की विविधता। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कर लेंगे इसका। सवाल नंबर देखते हैं 35। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? बीजों का सजीव चित्रण और बीजों का छिपना, और मटर की फलियों में बीजे छिपना, क्या है? छिपे बीज और पौधों का विकास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर की फलियों में छिपे बीज। ठीक है, आइए सवाल में देखते हैं 36। क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री, मेघ आय, हरितिमा और प्राकृति सुषमा। इसका हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए। ठीक है, ग्रामश्री। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ग्रामश्री। सवाल आ गए हैं दोस्तों 37 कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में और कैलाश पर्वत में। तो दोस्तों प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास के अनुसार जो है सो ईश्वर हर एक प्राणी के शरीर के अंदर यानी कि हृदय में रहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 चलते हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी, दोहा, व्याख्या और पद। तो इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब ये वानी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 39। रसखान की काव्य भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा और संस्कृत। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। ठीक है, रसखान जो है सो ब्रजभाषी थे। ठीक है, ब्रजभाषा उनका काव्य है, काव्य का भाषा ब्रजभाषा है कहने का मतलब। आइए सवाल नंबर 40 देखते हैं। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? बालक के रूप में, हाथी के रूप में, जल के रूप में और मेहमान के रूप में। ये सुबह वाले वीडियो में मैंने कराया था। ठीक है, आप लोग पता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेहमान। तो दोस्तों हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था हिंदी से वो कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग उसका वेट करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ को अपने अनुसार कवर कर लें, क्योंकि समय एकदम नहीं है। ये आपका रियल 2025 का मॉडल पेपर था। इससे पहले हम जो भी मॉडल पेपर ला रहे थे वो प्रैक्टिस सेट था, तो उसको भी पढ़ना जरूरी था। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि विद्यार्थी जो क्लास 9 में अध्ययनरत हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर भी जो है सो ध्यान दें, पढ़ें, है ना। तो वो भी आप लोग का चलेगा, लेकिन अब है सो इसको ख़त्म करेंगे, और इसको ख़त्म करने के बाद फिर से हम लोग प्रैक्टिस वाले पेपर में आएंगे। ठीक है, और चलिए दोस्तों आपको थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और सभी को जय हिंद, सभी को जोहार।